नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, हाल में ही आप लोग कह सकते हो कि एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस न्यूज़ आई है। डेंजरस कहना ही इसको ज़्यादा बेटर होगा। और ये न्यूज़ की जो टाइमिंग है ना, जिस टाइम पे ये आई है, उसकी वजह से ये जो न्यूज़ है ये इसको और भी ज़्यादा डेंजरस बना देती है। दरअसल हुआ क्या है, ये सब जानने से पहले मैं चाहता हूँ कि द गार्जियन का ये आर्टिकल है, इसके बारे में आप लोग यहाँ पर देखो। इसकी जो हेडलाइन है यहाँ पर वो आप लोग देख सकते हो, लिखा है The Fukushima fish with 180 times legal limit of radioactive cesium releases fears। तो खुद ही सोचो आप लोग, 180 टाइम्स रेडियो एक्टिव सीजियम की लिमिट है, उससे ज़्यादा इस फिश के अंदर सीजियम की लिमिट मिली है। आगे पूरा हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, इस न्यूज़ को डिटेल में। और फुकुशिमा के बारे में हो सकता है आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे। एक बहुत बड़ा डिजास्टर, एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर ये था जिसमें कई लोगों की जान गई थी। ऐसा बताया जाता है कि पहले तो जो सुनामी और अर्थक्वेक की वजह से लोग मरे थे उनकी संख्या है अराउंड 20,000 से थोड़ा कम ये बताई जाती है। और जो ये न्यूक्लियर डिजास्टर था ना, इसकी वजह से ऐसा बताया जाता है कि डायरेक्टली तो कोई नहीं मरा, सिवाय एक पर्सन के जो कि यहाँ पर रेडियो एक्टिव मीजर जो है वो कर रहा था। उसको भी डायरेक्टली कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि लंग कैंसर की वो वजह से मरा था। ओवर टाइम जो उसको एक्सपोजर हुआ था रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, उसकी वजह से। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना, तो ऐसा बताया जाता है कि इनडायरेक्ट इसके चलते जो डेथ हुई है उसकी संख्या है अराउंड 2000, यानी 2000 लोग जो इसके चलते हैं, फुकुशिमा डिजास्टर के चलते हैं, इनडायरेक्टली मारे गए हैं, जो भी यहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था उसके एक्सपोजर में आके। अगर आप लोग को ये जो फुकुशिमा डिजास्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। बहुत ही बड़ा एक डिजास्टर था ये। चेरनोबिल के बाद इसको दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर कहा जाता है। एक स्केल होता है IAEA द्वारा बनाया गया ये स्केल, इंटरनेशनल न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल इवेंट स्केल। इसमें क्या किया जाता है ना कि जो भी इस तरीके के न्यूक्लियर डिजास्टर हैं वो कितने भयानक है, कितना बड़े हैं, उसको स्केल किया जाता है। तो चेरनोबिल और फुकुशिमा दोनों ही अगर आप लोग देखोगे ना, तो सबसे डेंजरस लेवल का जो स्केल है, यानी कि मेजर एक्सीडेंट वाला जो स्केल है, उसमें आते हैं। तो इसी चीज़ से आप लोग समझ सकते हो कि कितना बड़ा ये डिजास्टर था। और इसी चीज़ के बारे में हम लोग पूरा देखेंगे डिटेल में। और साथ ही साथ ये जो न्यूज़ हाल में जिसके बारे में मैंने आप लोग को बताई, ये जो फिश मिली है इसके बारे में, ये भी हम लोग पूरा जानेंगे इस वीडियो में। बहुत कुछ आप लोग को जानने को, समझने को मिलेगा इस वीडियो में, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। दरअसल हुआ क्या था कि सबसे पहले तो मैं मैप में आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये है अपना इंडिया, और यहाँ से अगर आप लोग थोड़ा ईस्ट में जाओगे ना तो यहाँ पर आप लोग को मिलेगा जापान, जहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है। उसके बाद जापान के थोड़ा आप लोग वेस्ट में देखो, यहाँ पर मिलेगा सी ऑफ जापान, ये है कोरियन पेनिनसुला। और यहाँ पर आप लोग को मिलेगा चाइना। इस साइड आप लोग को मिलेगा पैसिफिक ओशियन। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पर एक आइसलैंड है जापान का जिसका नाम है होन्शु आइसलैंड। और यहीं पर आप लोग को मिलेगा फुकुशिमा, पूरा जो प्रोविंस है, आप लोग कह लो प्रीफेक्चर कहते हैं उसको जापानीज में। और उसी में आप लोग को एक फुकुशिमा सिटी भी मिलेगी। यहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जापान का जिसका नाम था फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट। और ये जो एरिया है, या फिर पूरा आप लोग जापानी कह लो, इसने 2011 में जो चीज़ विटनेस की है वो आप लोग कह सकते हो कि एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी थी। एक बहुत ही बड़ा इस लेवल का डेवास्टेशन बहुत ही कम दुनिया में देखने को मिला इससे पहले। दरअसल हुआ क्या था ना कि सबसे पहले तो ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर आप लोग को पता होगा पैसिफिक ओशियन में, यहाँ पर इस एरिया को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। दरअसल ये जो एरिया है ना, यहाँ पर वॉल्केनो हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। और 2011 में भी कुछ ऐसा हुआ। दरअसल 11 मार्च 2011 को क्या होता है, यहाँ पर एक अर्थक्वेक आता है, जिसके बाद ये जो अर्थक्वेक है वो समुद्र का जो पानी होता है, पैसिफिक ओशियन का जो पानी है, इनकी जो वेव्स होती है इसको सुनामी बना देता है। दरअसल सुनामी कुछ भी नहीं होता। आप लोगों को पता होगा कि जब वाटर बॉडी में अर्थक्वेक आता है ना, तो जो पानी के वेव्स होते हैं वो एक के ऊपर ऐसे चढ़ते चढ़ते एक वॉल टाइप का बना देते हैं पानी का, जो कि आके फिर हिट करता है लैंड को। इसी चीज को सुनामी कहते हैं। और ऐसा ही एक सुनामी आया था 11 मार्च 2011 को, जिसके चलते हुआ क्या कि ये जो पावर प्लांट था ना जापान का, इसके अंदर आप लोग कह सकते हो कि ये जो सुनामी का पानी है ये घुस जाता है। अब ये एरिया, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, यहाँ से रिंग ऑफ फायर पास होता है। तो इस एरिया में यहाँ पर पावर प्लांट बनाना एक बहुत ही ज़्यादा खतरा मोल लेने वाली बात थी, लेकिन फिर भी जापान ने ऐसा किया था, जिसका उसको जो आप लोग कह सकते हो रिजल्ट है वो यहाँ पर देखने को भी मिला। जब ये पानी यहाँ पर घुसता है तो होता क्या है ना कि जो ये पूरा पावर प्लांट है इसमें से पावर कट हो जाती है, जिसके चलते होता क्या है ना कि आप लोग को पता होगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है उसमें रिएक्टर को कंटिन्यूस कूल करने की ज़रूरत पड़ती है।
यानी कि जो रिएक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए, ये चीज़ इंश्योर करना पड़ता है लगातार। जिसके लिए किया क्या जाता है कि ठंडा पानी जो होता है वो रिएक्टर के आसपास ऐसे घुमाया जाता है जिसके थ्रू वो कूल होता है। इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके जो पानी होता है पहले उसे कूल किया जाता है, फिर इस ठंडे पानी को जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि रिएक्टर के आसपास घुमाया जाता है, जिससे रिएक्टर जो होता है वो ठंडा हो पाता है ना। अब हुआ क्या कि उस दिन जैसा कि मैंने आप लोग को बताया इलेक्ट्रिसिटी कम हो गई इस सुनामी की वजह से, इसीलिए ये जो रिएक्टर है ये ओवर हीटिंग होने लगे और इतने ज़्यादा हीट हो गए कि धीरे धीरे ये पिघलने लगे। आप लोग को बता दूं यहाँ पर ब्लास्ट भी हुआ था, लेकिन जो मेन यहाँ पर प्रॉब्लम बनता है वो ये बनता है कि ये जो रिएक्टर होते हैं ये पिघलने लगते हैं, और ये रिएक्टर जब पिघलते हैं तो जो भी पानी इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर एंटर किया हुआ होता है उसको कंटेमिनेट करने लगते हैं, और पूरा ही ये पानी आप लोग कह सकते हो कि एक तरीके से कंटेमिनेट हो जाता है। उसके अलावा होता क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से जो रिएक्टर है इसको जब ये कूल नहीं हो पाते तो इनको मैनुअली आप लोग कह सकते हो कि बाहर से पानी ला के जो अथॉरिटीज़ थी वो कूल करने की कोशिश करती है। टैंकर्स भर भर के जो पानी है वो यहाँ पर लाया जाता है और इस पे डाला जाता है ताकि ये कूल हो पाए। इन सब की वजह से लेकिन होता क्या है कि ये जो भी पानी यहाँ पर डाला जाता है वो सब आप लोग कह सकते हो कि कंटेमिनेट हो जाता है, और ये पानी अगर आम लोगों के पास पहुंचता तो इसका जो अंजाम हो सकता था वो आप लोग समझ सकते हो। कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है वो बहुत आराम से कैंसर करा देता है किसी इंसान को, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक था, ऐसा आप लोग कह सकते हो। उसके बाद हुआ क्या कि शुरुआत में तो ये जो पानी था जो यहाँ पर आया था सुनामी के चलते, इस पे तो कुछ कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये पानी जो है ये ग्राउंड वाटर में भी ऐड हो जाता है, साथ ही साथ थोड़ा बहुत रिसेट भी करता है, तो फिर आसपास का जो एरिया है जो आप लोग कह सकते हो पैसिफिक ओशियन है उसके पानी को भी कंटेमिनेट करता है। लेकिन फिर धीरे धीरे एक स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ पर बनाई जाती है और जो भी पानी ये एक्स्ट्रा होता है उसको वहाँ पर स्टोर कर दिया जाता है। साथ ही साथ हर साल जो बारिश होती है उसका पानी भी यहाँ पर गिरता है और वो उसका पानी भी अगर आप लोग देखो तो तुरंत कंटेमिनेट हो जाता है, तो वो पानी भी यहाँ पर स्टोर कर दिया जाता है। प्लस ग्राउंड वाटर का भी आप लोग कह सकते हो कि जो कंटेमिनेशन है वो और ना फैले, इसलिए क्या किया जाता है कि जो भी पानी होता है ग्राउंड वाटर का उसको फ्रीज कर दिया जाता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरा पानी जितना कंटेमिनेट हो चुका था उसको फ्रीज कर दिया जाता है, और ये चीज़ आप लोग देखो ना, इस तरीके से जो टेम्परेरी सॉल्यूशन था इस प्रॉब्लम का वो निकाला जाता है। लेकिन अब होता क्या है कि धीरे धीरे यही पानी स्टोर करते करते ये जो पूरा स्टोरेज सिस्टम है ना जापान का, इसमें अराउंड 1.3 मिलियन टन का जो पानी है वो इकट्ठा हो चुका है। इतना पानी आप लोग कह सकते हो अराउंड 500 ओलंपिक पूल जो होते हैं स्विमिंग के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनको फिल करने के लिए सफिशिएंट है, और इसीलिए जापान का आप कहना है कि हम लोग के पास अब स्टोरेज नहीं बाकी है, इससे ज़्यादा हम लोग पानी जो है उसको स्टोर नहीं कर सकते, इसीलिए इसका कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब ये जो सॉल्यूशन है इसका जो जापान देता है या फिर जो जापान करने भी वाला है बहुत जल्दी, ये मैं आप लोग को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जो हाल की न्यूज़ आई है ना, एक तरीके से दो न्यूज़ जो है वो हाल में बहुत रिसेंटली आई है, जो दोनों ही न्यूज़ अगर आप लोग देखो तो आप बहुत ज़्यादा शॉक हो जाओगे। सबसे पहले तो ये जो मछली वाली कहानी है जो कि मैंने आप लोग को बताया, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। दरअसल हुआ क्या है कि यही फुकुशिमा का जो एरिया है इसके आसपास ही एक ब्लैक रॉक फिश जो है वो पकड़ी गई मछुआरों द्वारा। इस रॉक फिश में आप लोग कह सकते हो या फिर जो भी यह मछली थी इसमें अगर आप लोग देखो ना तो सीजियम एक तरीके का रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही होता है। उसकी मात्रा जो मिली है वो अगर आप लोग देखो तो 180 टाइम ज़्यादा है जितना कि परमिट है जापान की जो अथॉरिटी है उसके द्वारा। जापान की जो अथॉरिटी है या जापान का जो लीगल सिस्टम है या बाकी भी अगर आप लोग देखो जो फूड इंस्पेक्शन का एजेंसीज है दुनिया भर की कंट्री की, वो अराउंड कहती है कि 100 बैक्यूरेल्स का जो सीजियम 137 है किसी फूड में अगर इतना होता है तो ये ठीक है, इससे ज़्यादा अगर होता है तो ये आप लोग कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। और इतना सीजियम 180 टाइम्स ज़्यादा सीजियम अगर आप लोग देखो तो ये आपको कैंसर बहुत ज़्यादा कैंसर करने के लिए बहुत ज़्यादा आप लोग कह सकते हो सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा ही आप लोग कह सकते हो उसके अकॉर्डिंग। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी पानी जो भी वापस ग्राउंड वाटर में आप लोग कह लो या फिर थोड़ा बहुत ये जो पैसिफिक ओशियन है इसमें भी चला गया था इस पूरे डिजास्टर के बाद, उसका जो असर है वो अभी भी दिखता है। अभी भी यहाँ पर फिश या फिर जो भी एनिमल्स वगैरह है उनके अंदर कंटेमिनेशन, इतने हाई लेवल का कंटेमिनेशन जो है वो पाया जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा आप लोग कह सकते हो कि सीरियस कंसर्न है। दूसरी तरफ जापान क्या कहता है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि जापान ने का कहना है कि हमारे पास जो स्टोरेज सिस्टम है वो पूरा फुल हो चुका है, अब हम लोग को ये जो पानी हमने इकट्ठा किया इसका कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसके लिए जापान कहता है कि जो भी ये पानी हमने इकट्ठा किया है इसको हम लोग डाल देंगे इसी पैसिफिक ओशियन में।
ना अब जाहिर सी बात है कि ये जो पूरा जो जापान का सॉल्यूशन जो वो दे रहा है, इस पे आसपास की जो कंट्री है ये बवाल करेंगी कि ऐसे कैसे तुम ये जो पानी है पैसिफिक ओशियन में डाल दोगे, पैसिफिक ओशियन जो है ये तुम्हारा ही नहीं है, इसका असर हम पे भी पड़ेगा और हमें भी इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसीलिए ये जो कंट्रीज़ है, चाहे आप लोग देखो कोरियन पैलेस्टीना की कंट्रीज़ हो गई, जैसे कि साउथ कोरिया हो गया या फिर चाइना हो गया, इस तरीके के आसपास की और जो भी कंट्री है ना, वो इसके अगेंस्ट में है, वो जापान के खिलाफ आवाज़ उठा रही है कि ये जापान को हम नहीं करने देंगे। हांगकांग ने तो ये भी कह दिया है कि अगर जापान ने ऐसा किया तो कोई भी फूड प्रोडक्ट जो है वो हम लोग जापान से या फिर ये जो फुकुशिमा वाला एरिया है उससे इंपोर्ट करना बंद कर देंगे। ना अब ऐसा मत समझ लेना कि जापान जो है बिल्कुल रिजिडिटी पे उतर आया है कि नहीं हम ये पानी जो है हम डालेंगे ही पैसिफिक ओशियन में, हमें फ़र्क नहीं पड़ता किसी को नुकसान हो इससे या किसी को फ़ायदा हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जापान एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। जापान का ये कहना है कि जो भी ये वाटर था, जो भी कंटेमिनेटेड वाटर था, इसको हम लोग ने ट्रीट किया है एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम टेक्निक का इस्तेमाल करके, जिसके बाद जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे इसमें वो सब रिमूव किए जा चुके हैं, सिर्फ एक ही एलिमेंट के जो है ट्राइटेनियम। और ये ट्राइटेनियम आप लोग कह सकते हो कि उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है, ये स्किन के थ्रू तो आपको इम्पैक्ट पहुंचा ही नहीं सकता। हाँ, ये जो इनहेल अगर कर लिया किसी ने किसी तरह से मुंह के थ्रू या बाकी तरीके से बॉडी के अंदर चला गया बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तब थोड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए जापान का कहना है कि अब ये जो वाटर है इस ट्रीटमेंट के बाद अब ये हार्मफुल नहीं रहा, अब इसको अगर हम लोग पानी में डालेंगे, ओशन में डालेंगे, तो ये बिल्कुल भी नुकसान लोगों को नहीं पहुंचाएगा। लेकिन उसके बाद भी आप लोग कह सकते हो कि ये जो कंट्रीज़ है ये बिल्कुल इसके अगेंस्ट है और इसके खिलाफ क्रिटिसाइज़ भी कर रही हैं जापान को। साउथ कोरिया में तो ये भी देखने को मिला है कि वहाँ के जो लोग हैं उनने इस नमक हो गया या फिर जो सी फूड होते हैं उसको बहुत ज़्यादा स्टॉक पाइल करना शुरू कर दिया है कि जापान ये जो रिलीज़ करेगा उसके बाद हम लोग कुछ भी प्रोडक्ट इस तरीके का जिसमें कंटेमिनेशन हो सकता है उसको नहीं खरीदेंगे, इसलिए पहले ही उसको खरीद के रख लेते हैं। फिर भी जापान उसका जो ये पूरा प्लान है उसके साथ आगे बढ़ने लगा है। और आप लोग को यहाँ पर मैं बता दूं कि IAEA यानी कि इंटरनेशनल जो बॉडी है जो कि एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड चीज़ों को देखती है, उसने जापान की इस प्रपोजल को, इस प्लान को ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। और बहुत जल्दी लगभग इसी महीने के एंड तक या फिर नेक्स्ट महीने तक जापान जो ये वाटर है ये रिलीज़ भी कर देगा यहाँ पर पैसिफिक ओशियन में। और ये चीज़ सिर्फ जापान को इम्पैक्ट नहीं करेगी। दरअसल हुआ क्या था ना कि जैसे ही ये डिज़ास्टर हुआ तो उसके बाद जापान ने जितने भी यहाँ से फूड प्रोडक्ट्स थे, चाहे वो लीफी ग्रीन्स वेजिटेबल्स हो गए या फिर यहाँ की जो फिशिंग वगैरह थी, इन सब पे बैन लगा दिया था कि कोई भी इस प्रोडक्ट को नहीं खाएगा, ना ही ये बेची जाएंगी, ना ही इनका जो आप लोग कह सकते हो सेल्स है वो होगा। लेकिन धीरे धीरे ये जो बैन है ये हटा। आज के टाइम में ये जो प्रोडक्ट है ना ये बाकी जगह भी एक्सपोर्ट होते हैं और जापान के लोग भी इनको खाते हैं। और बीच बीच में कभी कभार इस तरह की जो न्यूज़ होती है कि इस फिश में इतना ज़्यादा कंटेमिनेशन मिला, इस चीज़ में इतना ज़्यादा कंटेमिनेशन मिला, ये लगातार आती रहती है। और ऐसी न्यूज़ों का आना, इतने हाई लेवल पे कंटेमिनेशन जो होते हैं रह के फिशेज में या फिर बाकी क्रॉप्स वगैरह में मिलना, और दूसरी तरफ जापान का आप लोग कह सकते हो ये कहना कि हम ये जो वाटर है जो हो सकता है, अभी जापान ये कह रहा है कि हमने इसे ट्रीट किया है, लेकिन ये कितना ज़्यादा सेंसिटिव है आप लोग कह सकते हो कि इसमें किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। और जापान का ये कहना कि ये वाटर जो है हम लोग पानी में छोड़ देंगे, पैसिफिक ओशियन में छोड़ देंगे, ये दोनों ही न्यूज़ अगर आप लोग देखो तो कितना ज़्यादा सीरियस कंसर्न है, आप लोग खुद ही इस चीज़ को समझ सकते हो। इंडिया के लिए ये जो न्यूज़ है ये दो तरीके से आप लोग कह सकते हो कि इम्पैक्ट कर सकती है। सबसे पहला तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि समुद्र का जो पानी होता है ना, जो भी आप लोग कह सकते हो ओशियंस वगैरह या सी वगैरह का पानी होता है, ये एक ही जगह लिमिट नहीं रहता, ये सर्कुलेट करता है। एक्सपर्ट्स जो है उनका ये कहना है कि एक बार जापान ये जो पानी है ये रिलीज़ करेगा, उसके बाद ये जो कंटेमिनेटेड वाटर है अगर इसमें कंटेमिनेशन रहता है उसके बाद भी, तो ये अगले 10 सालों में पूरे वर्ल्ड के जितने भी ओशंस बॉडी या जितने भी वाटर बॉडीज़ है उसमें आप लोग को देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोग को बता दूं कि इंडिया जो है वो भी फिश हो गया है या फिर बाकी क्रॉप्स हो गए वो जापान से इंपोर्ट करता है। यहाँ पूरा आप लोग डाटा ये देख सकते हो, ये मिलियन $US में जो डाटा है वो यहाँ पर है, यानी कि 1.66 मिलियन $US का जो फिश हो गया या फिर बाकी एक्वाटिक प्रोडक्ट जो हो गए वो इंडिया इंपोर्ट करता है जापान से। तो उसके चलते भी आप लोग कह सकते हो कि ये एक सीरियस इशू है, लेकिन जापान ये करने लगा है और जापान ने बहुत ज़्यादा लोगों को मनाने की कोशिश भी की है। बीच में मैं आप लोग को बता दूं कि जापान ने इस तरीके के एडवर्टीजमेंट किए थे कि उसने ये जो ट्रीटेड वाटर है ना इसमें एक मछली को बांध के टांग दिया था और ये कह रहा था जापान का कि देखो ये आराम से यहाँ पर स्विम कर रही है, आराम से इसमें रह रही है, कोई भी कंटेमिनेशन किसी भी तरीके का नुकसान जो है इसको नहीं देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये जो वाटर है ये सेफ है।
तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो हुई है। और हाल में अगर आप लोग देखोगे तो ये जो पानी है ये जापान बहुत जल्दी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, 1 महीने के अंदर टाइम में ही इस पैसिफिक ओशियन में छोड़ने वाला है, जिसके लिए इसको एनओसी भी मिल चुका है यूएन की जो वॉचडॉग है IAEA उससे। तो ये थी पूरी स्टोरी गाइज। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।